हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र, है ना। तो किरण प्रकाशिकी के आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वस्तु की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध, है ना। अभी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई क्या है इसे हम समझे। तो जैसे जनरली भी जो हमने देखा होगा कि अगर हम जल में रखी हुई वस्तु को देखते हैं या कांच के नीचे रखी हुई वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु हमें थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है ना। ठीक है, जैसे आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी आप है ना कागज पे एक बिंदी बना दे और उस पर कांच रख दे तो आपको बिंदु जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, है ना। या ऐसे समझे कि अगर हम एक पानी के पात्र में, है ना, जल से भरे हुए पात्र में किसी कॉइन को रख देते हैं, है ना, और उस कॉइन को अगर हम वायु से देखते हैं तो हमें वो कॉइन या जो सिक्का है वो अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि ये कॉइन यहाँ पर रखा है जो ऐसे, और इससे चलने वाली प्रकाश किरण, है ना, ऐसे जल से चलकर जाएगी और ये जब वायु में जाएगी तो वायु में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाएगी अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरण जब हमारी आंख पर आएगी, है ना, हमारी आंख पर आपतित होगी तो फिर हमें ये किरण यहाँ से आती हुई आपतित होगी, है ना, इस तरह से। मतलब हमें वो जो सिक्का है, वो जो कॉइन है, वो यहाँ नहीं इस स्थिति पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये उसकी वास्तविक गहराई है जो जहाँ रीजन में रखा हुआ है ना, और जहाँ वो हमें दिख रहा है, आभास हो रहा है हमें कि वो इतनी गहराई पर है, तो उसकी क्या है, आभासी गहराई कहलाएगी ना। तो हमको यही देखना है आज के इस वीडियो में कि आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में क्या संबंध है, वस्तु कितनी ऊपर दिखाई देगी, ठीक है, उसकी आभासी गहराई कितनी कम दिखाई देगी। ओके, तो चलिए उसको हम, ठीक है, डेरिवेशन से समझते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि वस्तु, है ना, कहाँ पर रखी हुई है, जल में। ठीक है, मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है, कांच हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ समझने के लिए जल लेकर चल रहे हैं। तो जल में रखी वस्तु को हम कहाँ से देखेंगे, वायु से। ओके, तो फिर हमें उसकी प्रतिबिंब थोड़ा सा ऊपर बनते हुए दिखाई देगा ऐसे। तो पहले प्रतिबिंब बनना समझे। तो ये हम जल दिखा रहे हैं, है ना, ये उसका सीमा पृष्ठ हमने बता दिया जल और वायु का। ठीक है, और अब जो ओ है ये क्या है, ये ठीक है वस्तु है, बिंदु वस्तु मान ली हमने, जो कितनी गहराई पे रखी है, एच गहराई पे। ठीक है, ये उसकी वास्तविक गहराई। पूरी गहराई हम कहाँ से बताते हैं, उसके जल के पृष्ठ से तल से बताएंगे, है ना। अब इससे चलने वाली प्रकाश किरण, ये हमने एक अभिलंब बनाया है इधर, इसका नाम हमने दिया एंडेश ए एन। ओके, ये अभिलंब है ना। अब यहाँ प्रकाश किरण इस वस्तु से चलकर, ठीक है, जल में चलेगी और कहाँ आपतित होगी, थोड़ी सी तिरछी बिंदु, है ना, यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब ये जल में चलते हुए कहाँ जाएगी, जब बाहर निकलेगी जल से, ओके, तो ये अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना, अभिलंब से दूर हटते हुए निकलेगी। ये हमारी अपवर्तित किरण होगी, ए बी, है ना। ओ ए हो गई आपतित किरण कहाँ पर, जल में। ए बी हो गई अपवर्तित किरण कहाँ पर, वायु में। ओके, अब हम इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं, ये वाली, है ना, इस तरह से। तो ये हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, ये वाली किरण, ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी ना, सीधी मिलाना ये रेखा बिल्कुल इस तरह। मतलब यहाँ पर हमें उसका प्रतिबिंब बनते हुए दिखेगा। ओके, ये वस्तु, ये किरण, ठीक है, जब हमारी आंख पर आएगी तो हमें ये बिंदु ओ पे रखी वस्तु कहाँ दिखाई देगी, बिंदु आई पर। तो ये उसकी क्या हो गई, ये हो गई उसकी आभासी गहराई, है ना, जिसे हमने एच डैश से बता दिया, एम आई क्या हो गई, आभासी गहराई। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक संरचना कर दी, हमने ये ओ एम को, ठीक है, और इसे ऊपर तक बढ़ा दिया, फिर कहाँ तक, बिंदु एम डैश तक। मतलब हमने एम डैश एम ओ एक समांतर खींचा, किसके, अभिलंब एम डैश ए एन की।
ठीक है। अब यहाँ पर कोण देख ले पहले, अपवर्तन हुआ है तो ये सब, तो अभिलंब और आपतित किरण इसके बीच बनने वाला कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या हो गया हमारा, ये आपतन कोण। इसे हम दर्शा रहे हैं आई से। ओके, फिर अभिलंब और परावर्तित अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, अपवर्तित किरण हमारी ये हो गई, ये हमारा कौन सा कोण हो गया, ठीक है, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने वही लिख दी है बेटा। यहाँ पर R' सीमा पृष्ठ हो गया, O जल में स्थित बिंदु वस्तु, I जल में बना प्रतिबिंब, और OA क्या होगी, जल में, है ना, आपतित किरण जल में चलने वाली है ना, और AB क्या होगी, वायु में अपवर्तित किरण होगी। NAO ये हो गया हमारा आपतन कोण। ठीक है, AB ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, फिर OM, ये OM हो गई वास्तविक गहराई, ठीक है, जिसको हमने दर्शाया H से। MI हो गई आभासी गहराई, जिसे हमने दर्शाया है H डैश से। ठीक है, फिर हमने जो संरचना की है ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से ये थोड़ा डेरिवेशन जो हमको थोड़ा सा बड़ा लगता है ना, लेंथी लगता है, वो थोड़ा सा टफ लगता है, तो एक्चुअल में करना क्या है, उसकी स्टेप ध्यान में रख लो, दिमाग में बिठा लो कि हम करते क्या क्या जा रहे हैं, इजीली हमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम कहाँ पे बने हुए कोण, है ना, ये स्टेप ध्यान में रखना कि हम करते क्या क्या जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले वस्तु और प्रतिबिंब पर बने कोणों के मान देखेंगे, है ना, इन पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं, इनके मान निकालेंगे मतलब यही वही चित्र से ही समझेंगे, एकांतरण का कोण, है ना, संगत कोण इस आधार पर। ओके, कौन से कोण देखना है हमको यहाँ पर, सबसे पहले ये वस्तु पर बना कोण ये वाला, है ना, और प्रतिबिंब पे बनने वाला कोण ये। ओके, ये दो कोणों के मान हमको देखना है ना, देखना है मतलब कोई सूत्र लगाना नहीं है, वही संगत कोण और वही कोण से। ठीक है, तो सबसे पहले कोणों के मान देखेंगे। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, है ना, एक किससे बना त्रिभुज, वस्तु से, ठीक है, और प्रतिबिंब से। तो वस्तु से बना त्रिभुज कौन सा हो गया, OMA, जो वो सीमा पृष्ठ से बना रहे हैं ना, OAM। प्रतिबिंब से बना कौन त्रिभुज, IAM, ये वाला IAM। इसमें हमें लगाना है sin I और इसमें लगाना है sin R, है ना। sin I मतलब sin R मतलब वो तो हमें पता है, लंब बटे कर्ण वाला सूत्र लगाना, मतलब इसमें sin I और इसमें किसका मान निकाल लेना है, sin R का। ओके, अब ये आगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, है ना, प्रकाश किरण कहाँ गई है, जल से वायु में, तो हम वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे, वायु का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। क्या निकालेंगे, वायु का अपवर्तन, मतलब ये बातें ध्यान में रख ले कि हमको करना क्या है। ठीक है, वैसा हम ये सब करेंगे, वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, किसके नियम से, स्नेल के नियम से, है ना। तो स्नेल के नियम से, ये स्नेल का नियम है, ये sin I/sin R, तो ये वायु के सापेक्ष, वायु का अपवर्तनांक निकालना है जल के सापेक्ष, ये आ गया है ना। फिर यहाँ ऊपर जो हमारे पास किसका मान आया है, sin I का और sin R का, तो sin I और sin R का मान रखकर, ओके, यहाँ हमारे पास इसका एक मान आएगा, जो भी मान बचेगा, ओके, ये फिर वो मान लिखेंगे। अब एक यहाँ पर, है ना, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद ठीक है, क्या क्या करते जाना है ध्यान में रखें, पहले OA पे बने हुए कोण ढूंढ लेना है, फिर O वस्तु और प्रतिबिंब जो कोण बना रहे किससे, है ना, इस सीमा पृष्ठ, त्रिभुज बना रहे सीमा पृष्ठ, उसमें लगाना है sin R, स्नेल के नियम से, है ना, अपवर्तनांक निकालना है वायु का जल के सापेक्ष सूत्र में, यहाँ sin R का मान रखना है, और जो हमारे पास क्या बचेगी, भुजाएं बचेगी, इनका मान, है ना, कैंसिल होने के बाद, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ IA और O ऐसा कुछ बचेगा। चलो हम उसको उसमें देखें ना, तो ये मान जो बचेगा, फिर उसके बाद ठीक है क्या कर देंगे कि ये जो बिंदु M है और बिंदु A है, ठीक है,
बिंदु M और बिंदु A को हम क्या मानेंगे, बिंदु M वो बिंदु A कैसे होंगे, अत्यंत समीप होंगे। ओके, फिर उसके आधार पर हम ये OA को, अगर M और A बिल्कुल पास में हो गए तो OM को इसके बराबर लिखा जा सकता है OA के, है ना। OA को लिख सकते हैं किसके बराबर, OA बराबर आ जाएगा OM, और IA है ना, IA भी किसके बराबर आ जाएगा, IMIA। ओके, ये हमारी मेन स्टेप है इसमें। बाकी फिर हम जब मान रखते चलेंगे सब इजीली हमको आते जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि करते क्या जाना है ना। पूरा डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी लगता है, लेकिन ये ध्यान में रख लोगे कि क्या करना है प्रोसेस, तो सब इजी लगेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या देखना है हमको, यहाँ पर इस पे बना हुआ कोण है ना। फिर से एक बार ध्यान में रख ले, सबसे पहले आई और ओ पे बनने वाले कोण ढूंढ लेना है ना। फिर आई और ओ वस्तु OMA और IM, इस पे साइन आर साइन लगाना है। इसने के नियम से वायु का सापेक्ष जल के सापेक्ष वायु का अपोजनांक निकालना है, साइन आर के मान रखना है, और फिर उसके बाद जो कैंसिल हो जाएगा कट पीट के जो बचेगा, उसके बाद A और M को है ना समीप समीप मान लेना है। फिर OA की जगह हम चित्र में किसका सूत्र में किसका मान रख देंगे, OM के बराबर लिख देंगे, और जहाँ O आया होगा उसको वहां क्या लिख देंगे, MI। फिर हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ओके, तो ये है हमारे पास उसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, ये हमने इसलिए समझ लिया ताकि डेरिवेशन में करना क्या है वो पूरी स्टेप हमको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हमने क्या बोला कि किस पे बना हुआ कोण है ना, वस्तु पे, तो नाम दिया हमने इसको MOA। ठीक है, जहां इसका मान त्रिभुज और कोण MOA ठीक है, बराबर। अब ये किसके बराबर दिख रहा है है ना, ये इस चित्र को देख लीजिए यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। ये बिंदु A, ये N, ये O और ये M दिख रहा है सामने, है ना। तो हमें ये वाला कोण मालूम है, ये क्या है I, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, फिर कौन से कोण हो गए, ये भी कितना होगा I होगा। कौन से कोण से, संगत हो, एकांतर अंतर कोण। तो दूसरा कोण किसका मान निकालना है हमें, MOA का। MOA किसके बराबर आ जाएगा, NAO है ना। क्या है दोनों I, और कौन से कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट ओके, यहाँ पर अगला बिंदु इस वाला कौन सा कोण, ये MA। ठीक है, प्रतिबिंब पे बनने वाला कोण MIA। चलिए इसको हम I लिखते हैं, I के बराबर आ गया। अब MIA क्या होगा, तो इसको थोड़ा अलग से समझे, है ना। यहाँ पर ये M हो गया, है ना, ये यहाँ पर I है। ठीक है, और ये इधर ऐसे गई, ये कोण कितना बन रहा है यहाँ, ये B। ठीक है, ये वाला बनाया NHAB। ओके, तो ये और ये कोण कैसे हो गए, कौन से कोण दिख रहे हैं, समांतर रेखाओं पे बने हुए, तो कौन से कोण, संगत कोण, है ना। तो क्या मान आ गया हमारे पास, MIA किसके बराबर आ गया, MIA किसके बराबर आ गया, NHAB के, और ये आ गया R, है ना। क्या कारण लिखेंगे हम इनका, संगत कोण। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इतना R, है ना। अब ये कोण मिल गया हमको। अब त्रिभुज में कोण मिल गया तो हम इसमें साइन कॉस टेन कुछ भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर साइन लगाएंगे त्रिभुज, है ना, तब समकोण त्रिभुज कौन सा, MOA। इसमें लगा रहे हम साइन I होगा लंबवटे कर्ण, लंब कौन हो गया M,
है ना, या एम ए लिखे या ए एम लिखे, तो ए एम बराबर ए ओ के, है ना, सॉरी लम ए एम, ये लम हो गया बटे कर्ण ए ओ, लम बटे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी तरह से समकोण त्रिभुज एम आई ए, एम आई ए में यहाँ लगाना है साइन आर, तो साइन आर क्या हो गया, साइन आर हो गया हमारे पास लम, है ना, ये ए एम बटे ए आई, ए एम बटे ए आई, ठीक। अब है ना, क्या निकालना है हमको, वायु में गई है प्रकाश किरण, तो वायु का अपोजनांक जल के सापेक्ष, अब यह आता जल के सापेक्ष वायु का अपोजनांक, है ना, जल के सापेक्ष वायु का अपोजनांक स्नेल के नियम से, ओके, या अपवर्तन के दूसरे नियम से। तो स्नेल का नियम क्या है, जल के सापेक्ष वायु का अपोजनांक W म्यू A क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब यहाँ इसका मान रख दोगे साइन आई और साइन आर का, W म्यू A, साइन आई कितना है AM बटे OA, और ये कितना है ना, ये गुणा में लिख दे रहे तो साइन आर को, तो ए आई ऊपर आ जाएगा, है ना, ए एम, तो ए एम एम कैंसल, डब्ल्यू म्यू ए, ये आ गया ए आई बटे ए ओ। अब यहाँ से, ठीक है, हमें क्या निकालना है, किसका मान रख देना है, ये, ओके, ए आई और ए ओ का। अब हमने क्या माना कि ये वाला जो चित्र है इसमें हमने ऐसे जो हमारी जो वस्तु है ये वस्तु बताई, अब इस वस्तु से कोई एक किरण नहीं निकलती, असंख्य किरणें निकलती, तो कुछ किरण ऐसे जो हमने बताई है चित्र में, और कुछ किरणें ऐसे भी निकलेगी, बहुत पास पास में भी रहेगी ऐसे, है ना, असंख्य किरणें निकलेगी। तो हम अगर पास वाली किरण ले रहे होते हैं, है ना, समीप वाली किरण, तो ए और एम कितना होता, पास में होता, है ना, हम ये ए एम और इसको पास भी मान सकते थे, ठीक है, हमने चित्र में उसको दूर दिखाया है। तो ए और एम अगर समीप हो, यदि क्या हो, बिंदु ए व एम अत्यंत समीप हो, पास पास, तो अत्यंत समीप हो, तो फिर क्या हो जाएगा, इससे क्या प्रभाव पड़ जाएगा, तो जो हमारा ये है तो कौन सी रेखा, OA, है ना, OA बराबर लिख सकते हैं किसके, OM के, OA बराबर लिख सकते हैं किसके, OM के। पास होने का प्रभाव ये है कि हम OM को बराबर लिख सकते हैं OA के, और इसी तरह यहाँ पर I भी है, तो I A को भी लिख सकते हैं किसके बराबर, I A को भी लिख सकते हैं किसके, I M के बराबर, है ना। तो हम यहाँ पर तब O ये A O किसके बराबर आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा I, ठीक है, AO बराबर आ जाएगा O M के, व AI बराबर आ जाएगा, AI बराबर आ गए किसके, है ना, ये AI बराबर आ जाएगा MI के, यहाँ लिख दिया MI। अब ये उपरोक्त समीकरण इसमें, है ना, W म्यू A, यहाँ AI को क्या लिख दिया हमने, AI को लिख दिया MI, है ना, MI, और AO को क्या लिख दिया OM, ठीक है। अब इनके मान लिखते, W म्यू A, W म्यू A, MI कितना है, MI है H डैश, और OM है कितना H,
तो ये हो गया एच डैश अपॉन एच, है ना। अब हमें यहाँ संबंध निकालना था किसमें, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में। तो हम यहाँ पर एच डैश का मान निकाल रहे हैं, तो एच डैश कितना हो गया, डब्ल्यू म्यू ए इंटू में एच, है ना। ये अब ये जो है जो डब्ल्यू म्यू ए, ये जल के सापेक्ष वायु का पूर्णांक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, डब्ल्यू म्यू ए को हम, है ना, ये क्या लिखा जा सकता है, ए म्यू डब्ल्यू, कहाँ से, कोई किसके सिद्धांत से, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, है ना। कल हमने पढ़ा है यहाँ पे, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर, यहाँ एच डैश 1 अपॉन, है ना, ए म्यू डब्ल्यू इंटू एच। ओके, ये आ गया हमारे पास उनमें संबंध, ठीक है। और यहाँ अगर वायु और जल है तो उनका अपूर्णांक आएगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा माध्यम होता तो उसका अपूर्णांक आता है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जैसे चूंकि वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक क्या होता है, ए म्यू डब्ल्यू का मान होता है 4/3, तब एच डैश का मान कितना आ जाएगा, यहाँ एच डैश ये उसका विक्रम हो जाएगा 4/3, यहाँ विक्रम कर दोगे इसका 3/4, है ना, यहाँ बटे में है इसलिए, तो इंटू में एच, है ना। ये आया हमारे पास संबंध जल और वायु। ये अगर वायु और जल हो तो ये सूत्र उपयोग आएगा, है ना। जहाँ एच डैश क्या है, तो एच डैश है हमारे पास आभासी गहराई, ओके, आभासी गहराई इन बराबर है 3/4 गुणे वास्तविक गहराई के, ओके, जल और वायु के लिए, है ना। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम जल और वायु वाले माध्यम ही लेंगे, कोई भी माध्यम हो सकता है। तो कोई भी माध्यम हो सकता है तो इसका सामान्य सूत्र याद रखिए, है ना। सामान्य सूत्र मतलब जो हर इसमें अप्लाई होगा, क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो जनरल फॉर्मूला आभासी गहराई, ठीक है, ये H किसके बराबर, H डैश, यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए ऐसा न लिखते हुए, आभासी गहराई, ओके, इंटू में ओ, आभासी गहराई बराबर, ठीक है। अब यहाँ आभासी गहराई है 1/1 म्यू, म्यू मतलब उस माध्यम का कौन सा अपूर्णांक, निरपेक्ष अपूर्णांक। वायु के सापेक्ष वायु में देख रहे हैं तो निरपेक्ष अपूर्णांक आएगा, है ना। या जो माध्यम रखे हुए उनका अपूर्णांक। अगर यहाँ जल और कांच होता तो ए म्यू डब्ल्यू लिख देते, है ना, कांच ऐसे, और जल में ऐसे जल से देख रहे हो आप, वायु में ग्लास में रखी वस्तु को तो ऐसा आता, है ना। तो जनरल फॉर्मूला 1/μ इंटू एच, एच क्या है, वास्तविक गहराई। ये सामान्य सूत्र है, जो सामान्य सूत्र याद रखें, ठीक है, क्योंकि माध्यम तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या समझ में आया हमको, आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कितने गुना घट जाती है, 1/μ गुना घट जाती है। मतलब अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, जितना सघन माध्यम होगा, है ना, तो जितना अपवर्तनांक ज्यादा होगा आभासी गहराई उतनी ही क्या दिखाई देगी, कम दिखाई देगी। म्यू का मान, आभासी गहराई किसके व्युत्क्रमानुपाती है, म्यू के, है ना, किसके व्युत्क्रमानुपाती, म्यू के। तो म्यू जितना ज्यादा आभासी गहराई उतनी ही कम। अगर जैसे हमने यहाँ बोल दिया, अगर हम यहाँ कांच ले लेते हैं तो कांच जल के सापेक्ष कैसा माध्यम है, और अधिक सघन माध्यम है। तो जल में हमको वस्तु, सॉरी वायु में हमको, कांच में और ऊपर वस्तु दिखती, जैसे जितनी ऊपर जल में दिख रही है, अगर उसी के स्थान पर वायु कांच ले लिया जाए
और वस्तु को उतनी गहराई पे रखे तो वस्तु थोड़ी ज्यादा ऊपर दिखेगी, है ना। तो ये सूत्र याद रखिए, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और बात, जैसे ठीक है, हमने कहा कि हमें वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई दी, तो ये था हमारे पास उन दोनों में संबंध जो हमें निकालना था। अब एक अतिरिक्त यहाँ पर, ठीक है, क्या है, वस्तु की स्थिति में उठाव, ठीक है, या विस्थापन जो दिख रहा है, आभासी विस्थापन, है ना। ओके, ये मतलब इसे हम शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो ओके, इतना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, राइज शिफ्ट, ऐसे, है ना। ये ऐसे याद रखो, राइज शिफ्ट, ओके, और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो हमें अब ये बताना है कि वस्तु की स्थिति कितनी ऊपर उठी हुई है। तो वस्तु कितनी ऊपर उठी दिखे हमें, इतनी ऊपर उठी दिखी, आई ओ, है ना। तो यहाँ आई ओ का मान कितना आएगा, चित्र से ही समझे, आई ओ निकालना है। तो आई ओ किसके बराबर, एम ओ माइनस एम आई, एम ओ माइनस एम आई, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये पूरे में से माइनस कर देंगे इसको, क्या बच जाएगा, आई ओ। तो क्या मान है हमारे पास, एम ओ माइनस एम आई, ठीक है। अब आई ओ, एम ओ कितना है, तो एम ओ है एच माइनस एच डैश, एच माइनस एच डैश। अब एच डैश का मान कहाँ से रख रहे हैं हम, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से इसका मान रखने पर, एच डैश का मान रखने पर, है ना। तो एच डैश का मान रखने पर कितना आ जाएगा, ये आई ओ, ये शिफ्ट है ना। तो इसको शिफ्ट को मान लो हमने एस से दिखा दिया, राइज को इतना उठा हुआ है, ओके। तो एच माइनस एच डैश का मान 1/a म्यू डब्ल्यू इंटू एच, ओके। यहाँ से एच कॉमन है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओके। तो कितना आ गया, ये चलो यहाँ लिख देते इधर, ओके। ये आ गया एस, एच कॉमन आ गया यहाँ से, है ना, 1 माइनस 1/a म्यू डब्ल्यू, ओके। ये आया, है ना, ये हमारे पास आया शिफ्ट, कितनी वस्तु ऊपर उठाई देगी, है ना। और सामान्य सूत्र याद रखें, ये तो उसका जल और उसके लिए था, है ना। सामान्य सूत्र क्या हो गया, एस एच 1 माइनस, यहाँ सिर्फ अपवर्तनांक हम लिखेंगे, वो कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया फिर हमारे पास उसका सूत्र। हमको ये पता करना है कि वस्तु कितनी ऊपर उठी दिखेगी, तो ये सूत्र लगाएंगे, है ना। तो अब जैसे उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए हमने कहा कि एक वस्तु 12 सेंटीमीटर गहराई पे रखी है ना, मतलब पानी में वो कितनी गहराई पे रखी हुई है, 12 सेंटीमीटर गहराई पे रखी है ना। अब हमें वो कितनी गहराई पे दिखेगी, तो हमें एच डैश का मान मालूम है ना। तो एच डैश 1/a म्यू डब्ल्यू, या डायरेक्ट ये वाला सूत्र जल के लिए ले रहे तो ये 3/4, है ना। वास्तविक गहराई कितनी आ जाएगी इसकी, 12। तो एच डैश कितना आ गया, है ना, ये 9 सेंटीमीटर, मतलब रखा 12 सेंटीमीटर पे है, लेकिन दिख कितने पे रहा है, 9 सेंटीमीटर, है ना। मतलब कितनी ऊपर दिख रहा है, 12 माइनस 9, 3 सेंटीमीटर ज्यादा ऊंचाई पे दिख रहा है, ज्यादा 12 सेंटीमीटर पे है वास्तव में, लेकिन जल में रखने के होने के कारण 9 सेंटीमीटर पर वो दिख रहा है ना। तो कितना उठाव दिख रहा है उसमें, 3 सेंटीमीटर का समझ में आ गया। वही सूत्र से भी चेक कर लेते हैं हम, उठाव कितना हुआ। तो S 12, ये सूत्र से ना, 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 1/म्यू। तो 1/म्यू, ठीक है, म्यू का मान कितना होता है, 4/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4। तो 12
है ना, और ये कितना होगा 4 माइनस 1/4। ओके, तो 4 किया कितना हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर, है ना। वही आया, उठाओ इस सूत्र से भी उठाओ, वही समझ में आ रहा हमको जो हमको सामान्य रूप से समझ में आ गया था। ओके, तो उठाओ हमारे पास इतना हुआ है। ओके, तो निर्भर करेगा जो कि कौन से माध्यम में रखा हुआ है वस्तु। जैसे जल में 12 सेंटीमीटर पे रखा है ना, जल में, तो फिर 9 सेंटीमीटर पे लिखा। अगर कांच में होता है ना, 12 सेंटीमीटर कांच में होता, तो फिर क्या होता है यहाँ h डैश, यहाँ 1/μ इंटू एच। तो कांच के लिए म्यू कितना होता है ना, कांच के लिए होता है 3/2, उसका व्युत्क्रम कितना 2/3 h, है ना। h डैश कितना 12, तो फिर h डैश कितना हो जाता है 3 चौक 12, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ये 2 चौक 8, है ना। कितने सेंटीमीटर, अगर 12 सेंटीमीटर में वो नीचे कांच में रखा हुआ है तो हमें 8 पे दिखाई देगा, मतलब कांच में ज्यादा ऊपर दिखाई देगा और पानी में उससे थोड़ा सा कम, मतलब अपवर्तनांक जितना ज्यादा हुआ आभासी गहराई उतनी ही कम होगी। तो कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है तो आभासी गहराई कितनी आ रही है, कम आ रही है ना। तो ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। मतलब इसमें से सूत्र हम याद रखें, सामान्य सूत्र आभासी गहराई 1/μ वास्तविक गहराई। म्यू मतलब जिस माध्यम में रखा है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच में रखा है तो कांच का, वायु में जल में रखा है तो ऐसे, है ना, उसका आ जाएगा। और जितना माध्यम का अपवर्तनांक होगा गहराई उतनी ही कम दिखाई देगी, म्यू जितना अधिक गहराई उतनी कम। ओके, तो ये है हमारे पास, ठीक है, सापेक्षिक अपवर्तनांक, और ये है हमारे पास वस्तु की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। ठीक है, तो इसे नोट कर दीजिए। ओके, ओके, तो अब हम इसका दूसरा भाग देखते हुए जो वास्तविक ऊंचाई और आभासी ऊंचाई में संबंध, है ना। वास्तविक ऊंचाई और आभासी ऊंचाई से मतलब जैसे कोई वस्तु विरल माध्यम में रखी है और उसे हम सघन माध्यम से देखते हैं तो हमें वस्तु की वास्तविक ऊंचाई नहीं दिखाई देगी, हमें वस्तु उसकी वास्तविक ऊंचाई से कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देगी, है ना, उसकी ऊंचाई ज्यादा दिखाई देगी। ओके, जैसे उदाहरण के लिए जल में से हम वायु में रखी किसी वस्तु को देखते हैं, जल के अंदर से वायु में रखी वस्तु को अगर हम देख रहे हैं तो वायु में रखी वस्तु हमें और ज्यादा ऊपर दिखाई देगी, है ना। तो अब हम गहराई में हमने संबंध निकाला, अब ऊंचाई में हम रिलेशन निकाल रहे हैं ना, और लगभग ऊंचाई दोनों की डेरिवेशन, ठीक है, लगभग एक समान ही रहेगी, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बस, इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं है, इसी में हम हल्का सा चेंज कर देंगे तो वो किसके लिए बन जाएगा, वास्तविक ऊंचाई और आभासी ऊंचाई में संबंध के लिए, है ना। तो पहले इसका हम किरण आरेख देखें। ओके, तो सबसे पहले हमने मान लिया यहाँ पर कि वायु है ना, ये वायु में कोई वस्तु बिंदु वस्तु रखी है, कहाँ पर, बिंदु O पर, उससे चलने वाली किरण वायु से चलकर आपतित हुई है, ठीक है, कहाँ पर, जल में जा रही है, तो जल में जाने पर ये अभिलंब से दो, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ओके, अब इस किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं, ठीक, तो ये हमें कहाँ से आती प्रतीत होगी, ये वाली जो किरण है, ठीक है, ये हमें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, मतलब हमें प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा, उसका I पर दिखाई देगा। वस्तु रखी है कहाँ पर, O पर, है ना, लेकिन अपवर्तन के कारण ये वाली जो किरण है OA जो वायु से चलकर कहाँ पर आई है, जल में, तो जल में अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये जब हमारी आंख पर आएगी ये किरण, ठीक है, AB, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये किरण कहाँ से आ रही है, बिंदु I से, तो हमें इसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा, I पर दिखाई देगा, है ना। चलिए, ठीक है, तो अब उसके कोण हम देख लें, तो ये हमारा, है ना, हमने यहाँ पर बिंदु वस्तु जो कहाँ पर रखी हुई मान ली हमने, कितनी ऊंचाई पर, ऊंचाई H पर, ठीक है, OM, और ये वस्तु की आभासी ऊंचाई H डैश। ओके, अब यहाँ कोण देख ले, ये हमारा अभिलंब हो गया NAM डैश, है ना। तो इस अभिलंब के समांतर हमने IMM डैश की संरचना की, किसकी, IMM डैश की, ये IM डैश की समांतर संरचना कर ली, ठीक है।
अब कोण देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा है अभिलंब और आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण ये वाली हो गई, है ना। इसके बीच बनने वाला कोण कौन हो गया, ये हो गया आपको आई, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब। तो इसके बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को हमने आर से दर्शा दिया, है ना, ये सब ठीक। अब ये सारे वही मान लिखे हुए थे, हमने वहां लिख दिया है सब। आर सीमा पृष्ठ होगा, ओ वायु में स्थित वस्तु, है ना, आई वायु में बना प्रतिबिंब, ओ ए आपतित किरण, ठीक है, जो वायु में है, ए बी अपवर्तित किरण जो जल में है ना, एन ये एन ए ओ, एन ए ओ, ये बिंदु हमारा ए बिंदु है ना, इसको हम अच्छे से लिख देते ये एन ए ओ, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण आई से। फिर एन डैश ए बी, एन डैश ए बी आर अपवर्तन कोण, फिर ओ एम ये है वास्तविक ऊंचाई, फिर आई एम क्या है, आभासी ऊंचाई, ठीक है। अब सेम इसमें भी जो वही हम पहले देखेंगे, इस पे बनने वाला कोण का मान देखेंगे हम पहले प्रतिबिंब वस्तु पर। तो वस्तु पे बनने वाला कोण कौन हो गया, नाम क्या हो गया उसका, एम ओ ए, एम ओ ए किसके बराबर होगा, है ना, ये ऐसा, ये नाम एम ओ और ये ए इधर, है ना। तो ये कौन है हमारा एन ए ओ, एन ए ओ ये कितना है आई, तो ये भी कितना हुआ आई, मतलब एम ओ ए, एम ओ ए किसके बराबर, एन ए ओ के, है ना, आई। और कौन सा कोण ही है वो, एकांतर अंतर कोण, ठीक है, सॉरी। तो फिर ये है ना, ये एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर दूसरा कोण, कोण एन डैश आर बी, है ना, एन डैश आर बी। तो ऐसे कोण बन रहे बेटे ये वाले, ठीक है। इस तरह से अलग से समझ लेते ताकि समझ में आ जाए। ये वाली किरण है ना, ये एन डैश, यहाँ बिंदु ए और ये बी, तो ये हमारा कोण आर, एन डैश ए बी, एन डैश ए बी, इधर अलग से लिखना है ना। और ये वाला कोण जो कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब पे, तो इसका नाम हमने दे दिया एम, ये यहाँ एम। तो ये और ये कोण कैसे होंगे, है ना, ये कोण, ये और ये कौन से कोण दिख रहे हैं हमें, ये संगत कोण। तो सेम इसमें भी कोई चेंज नहीं, एम आई ए, है ना, एम आई ए ये वाला इसके बराबर ही है एन डैश ए बी के, क्या है, संगत कोण, ठीक है। फिर इसमें भी हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज बन गया जो वस्तु बना रही है, ठीक है, पृष्ठ से, और प्रतिबिंब बना रहा है, तो उसमें हम वही साइन लगाएंगे, साइन थीटा और तो साइन है ना। तो यहाँ त्रिभुज एम ओ ए एम है, ओ एम है, साइन आई, तो साइन आ जाएगा लंब ए एम बटे कर्ण ए ओ, ए एम बटे ए ओ, है ना। फिर दूसरा त्रिभुज एम आई ए, है ना, उसी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जो पहले हमने डेरिवेशन समझा है, एम आई ए, इसमें ए एम साइन आई लगाएंगे, साइन आर लगाएंगे, तो एम बटे ए आई, है ना, ये आ गए। फिर अब इस बार क्या हो रहा है कि हमें प्रकाश किरण वायु से चलकर कहाँ जा रही है, जल में, वायु से चलकर जल में जा रही, तो वायु से चलकर जल में जा रही है, तो हम अपवर्तनांक किसका निकालेंगे, वायु के सापेक्ष जल का। तो हम यहाँ लिखेंगे वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, है ना, वही स्नेल के नियम से। तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, जो चिन्ह हम लिख रहे हैं तो ये बदल जाएगी, है ना। ये वायु के सापेक्ष क्या लिखा जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू, जहाँ डब्ल्यू म्यू है था वहाँ ए म्यू डब्ल्यू कर दो पहले, फिर उसको हम समझते हैं, ए म्यू डब्ल्यू, है ना, ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आ गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वही स्नेल के नियम से साइन आई साइन आर, तो साइन आई का मान ये, साइन आर का मान यहाँ रखा, एम एम कैंसिल हो गया, है ना। फिर क्या बचा, ए म्यू डब्ल्यू ए आई अपॉन ए ओ,
तो बिंदु ए और एम अत्यंत समीप मांग रहे हैं, ए और एम, तो ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ एम के, आई ए किसके बराबर हो जाएगा, आई एम के, है ना, ये लिखा है। फिर यहाँ ए आई को किसके बराबर लिख देंगे, एम आई के, ए ओ को किसके बराबर लिख देंगे, ओ एम के। फिर एम आई क्या है हमारे पास, एच डैश, ठीक है। एम आई का मान रखेंगे यहाँ पर, एम आई हो गया एच डैश और एम हो गया क्या, एच, है ना। मतलब इस डेरिवेशन में थोड़ा सा चेंज आया बस, यहाँ पर एम यू डब्ल्यू लिख दिया बस, है ना। जल वायु के सापेक्ष जल का पूर्णांक निकालना पड़ा, है ना। बाकी सेम यहाँ पर कोई लिखने में कोई चेंज नहीं करना पड़ा। फिर इधर इसका क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ए यू डब्ल्यू एच डैश हमारे पास क्या आ गया, है ना। इधर हमें चलिए ओके, तो क्या आ गया हमारे पास, एच डैश, यहाँ से एच डैश त्रिज्या गुणन किया यहाँ, तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू एच। अब हमारे पास ए म्यू डब्ल्यू का मान है ना, ए म्यू डब्ल्यू का मान है 4/3, ओके। तो 4/3 कितना आ गया यहाँ, चलिए ए म्यू डब्ल्यू 4/3 यहाँ ऊपर लिख देते हैं, हालांकि लिखा हुआ है यहाँ, ओके। चलिए यही रहेंगे, तो ए म्यू डब्ल्यू 4/3, है ना। और यहाँ पर भी फिर क्या आएगा, 4/3 इंटू एच, ओके। तो एच डैश क्या हो गया, ये ऊंचाई लिखेंगे, आभासी ऊंचाई, और ये हो जाएगी वास्तविक ऊंचाई, ठीक है। 4/3, है ना, 4/3 आएगा, ठीक। फिर सामान्य सूत्र, ओके, सामान्य सूत्र क्या आ जाएगा, आभासी ऊंचाई का, ये मेन है जो आभासी ऊंचाई, 1/म्यू नहीं आएगा यहाँ, डायरेक्ट क्या आएगा, म्यू आएगा। तो म्यू इंटू वास्तविक ऊंचाई, है ना। क्या समझ में आया हमको, गहराई म्यू के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। गहराई, आभासी गहराई क्या थी, आभासी गहराई क्या थी, 1/म्यू के व्युत्क्रमानुपाती, और ये क्या है, आभासी ऊंचाई म्यू के अनुक्रमानुपाती, मतलब आभासी गहराई कम होगी, है ना। म्यू के कारण आभासी गहराई कम हो जाएगी, गहराई कम, और म्यू के कारण ऊंचाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके ऊंचाई क्या है, ऊंचाई म्यू के अनुक्रमानुपाती। तो इसका मतलब माध्यम जितना क्या होगा, सघन होगा, जिसका पूर्णांक जितना ज्यादा होगा उसमें गहराई उतनी ही कम और ऊंचाई उतनी ही ज्यादा प्रतीत होगी, ओके। तो ये है हमारे पास उसमें संबंध। फिर इसमें भी क्या हुआ, वस्तु की स्थिति में हमें उठाव दिखाई दिया यहाँ से, है ना। वस्तु ओ पे थी लेकिन दिख कहाँ रही है, आई पर, तो ये उसमें क्या हो गया, उठाव हो गया, है ना। तो वही निकाले अब आई ओ, है ना। ये आई ओ निकालना है, तो आई ओ कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से माइनस कर देंगे ओ एम को, तो आई एम माइनस ओ एम, है ना। ये आई एम माइनस ओ एम, ठीक है, आई या एम आई माइनस एम ओ। तो एम आई क्या है हमारे पास यहाँ पर, एच डैश माइनस एच, एच डैश माइनस एच। अब समीकरण 1 से एच डैश का मान रखने पर समीकरण 1 हम इसको दे देते हैं, है ना, ये ओके। तो समीकरण 1 से एच डैश का मान रखने पे, तो एच डैश का मान कितना आ गया यहाँ, ठीक है, ये एम यू डब्ल्यू इंटू एच माइनस एच, है ना, एम यू डब्ल्यू इंटू एच माइनस एच। अब यहाँ से एच कॉमन आ गया, है ना, क्या आ गया यहाँ पर, एच कॉमन, उसके आगे देख इधर देख रहे हो, ठीक है, एस से दर्शा दिया शिफ्ट को, एच कॉमन, क्या बचा इधर, ए म्यू डब्ल्यू माइनस 1, ओके। अगर जल में और वायु में जल में होता, तो जल में रखा होता तो यहाँ क्या हो जाता, है ना, 4/3 हो जाता, है ना। तो सामान्य सूत्र याद रखें, सामान्य सूत्र क्या है,
यही हमारे याद रखने लायक है, ठीक है, क्योंकि माध्यम कोई भी सामान्य सूत्र शिफ्ट हो जाएगा एस एच, ओके, म्यू माइनस 1 ये रहेगा हमारे पास, उसकी शिफ्ट रहेगी, ओके। और नेक्स्ट है ना, अब जैसे उदाहरण के लिए है ना, अब हमने कहा कि हम जल में से देख रहे हैं वायु में रखी वस्तु, तो वस्तु हमें 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे रखी है ना, वास्तविक रूप से कितने मीटर कितने सेंटीमीटर पे रखी हुई है, 12 पे। तो हमको दिखाई कितने पे देगी, जल में से देखने पे, तो जल में से देखने पे 4/3 ये h, तो कितना हो गया 4/3, h का मान है 12 है ना, ये 3 चौक 12, ये कितना हो गया 16 सेंटीमीटर h डैश, मतलब कितने सेंटीमीटर पे दिख रही है, 16 पे। ऊंचाई ज्यादा दिखेगी, ओके, रखी 12 पे है लेकिन कितने पे रही है, 16 सेंटीमीटर है ना, मतलब कितने का उसमें उठाव हुआ है, 16 माइनस 12 मतलब 4 सेंटीमीटर का उठाव हुआ है, ओके। अब वो उठाव हम इससे भी डायरेक्ट भी समझ गए हैं वैसे, लेकिन हम उसको उठाव को यहाँ से भी इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, कौन से, ये उठाव वाले सूत्र से। तो h कितना है 12 है ना, म्यू कितना है 4/3 माइनस 1, तो 12 4/3 कितना बचेगा, ये 1/3 है ना, तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो इससे भी शिफ्ट हमारा कितने आ रहा है, 4 सेंटीमीटर, ओके। तो ये रहा हमारे पास उस वास्तविक ऊंचाई और आभासी ऊंचाई में संबंध। मतलब ध्यान रखिए कि गहराई कम होती है और ऊंचाई बढ़ती है। गहराई कितनी कम होगी, 1/μ गुना, और गहराई 1/μ गुना बढ़ जाती है, ओके। तो ये रहा हमारे पास दोनों में रिलेशन, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा माध्यम हुए तो है ना, एक से ज्यादा माध्यम हो, मतलब जैसे हमने कहाँ पे देखा पहले, जल, अब इसके नीचे और क्या रखा हुआ है, कांच रख दिया गया, तो जल कांच, फिर उसके तो फिर कितनी ऊंचाई बढ़ते हुए दिखेगी, तो इतनी ऊंचाई उसकी और ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ क्या था, AμW इंटू एच, अब अगर हम इसके नीचे और कांच रख दें है ना, तो फिर कितनी, ये चलो ऐसे मान, जैसे हमने कहा हम वायु में रखी वस्तु को कहाँ से देख रहे हैं, कांच से, तो कांच में कितने का, चलो यहाँ नहीं लिखते, यहाँ समझो है ना, वायु में रखी वस्तु को हम कहाँ से देख रहे हैं, कांच में से, तो कांच में से अगर देख रहे हैं तो कितनी गहराई कम हुई, एक बार अगर रखा कांच तो AμG है ना इंटू H, ओके। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, और एक कांच नीचे रख दें, और एक कांच नीचे रख, मतलब इसमें निर्देश हुआ है, इसमें निर्देश हो जाएगी, इसमें निर्देश हो जाएगी, इसमें निर्देश हो जाएगी, तो यहाँ इतने सारे कांच रखते ऐसे, तो ऊंचाई उतनी बार जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, h डैश प्लस h डैश प्लस h डैश प्लस h डैश, मतलब हर बार उतनी बार इसको हम जोड़ देंगे इस सूत्र को, है ना। कांच इतने बार रखे, अलग अलग पदार्थ के रखे हुए हैं, ठीक है। अगर कांच होता, फिर जल होता, फिर ऑयल होता, तो फिर यहाँ कांच का पूर्णांक होता है ना, तो कैसा लिखा जाता, पहले मान लो पहले जल रखा है ना, फिर उसके बाद कांच रखा है, फिर ऑयल रखा है ना, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, H डैश क्या होती, H तो सब में सेम कॉमन रहता है ना, तो AμG सबसे पहले किसका जोड़ता है यहाँ, AμW इंटू H प्लस कांच का AμG इंटू H, फिर प्लस कौन रखा है, ऑयल AμA इंटू H, मतलब उतने बार ऊंचाई उसकी बढ़ते जाएगी, उतने बार ऐड कर देना है, शिफ्ट भी उतने ही बार जुड़ते जाएगी, है ना। मतलब जल रखा है तो इतनी शिफ्ट, उसके नीचे कांच रखा है तो और इतनी शिफ्ट, अगर ऑयल रखा है तो और इतनी, मतलब शिफ्ट भी उसकी जुड़ते जाएगी। तो टोटल शिफ्ट कितनी हो जाएगी, जल के कारण शिफ्ट है ना, उठाओ, फिर मान लो कांच रखा है तो कांच के कारण उठाओ, फिर प्लस, ठीक है। और अगर क्या रखा है ना, ऑयल रखा है तो ऑयल के कारण जो उठाव होगा ऐसे। तो इस तरह से ये रहेगा क्या हमारे पास आभासी ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई में संबंध, ठीक है। चलिए ओके, नोट कर लीजिए।